कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदा यही बता रहा था कि 20 साल पहले की बात है जब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने आकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया था और पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और पिछले 20 सालों से मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को सरवाइव करवा पा रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही बड़े बड़े खतरों से भरी हुई है। और यहाँ पर सरवाइव करने के साथ साथ मुझे इस बात का भी डर है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि इस बात से डर लगता है कि मरने के बाद जब मैं जाकर अपनी फैमिली से मिलूंगा तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि इसी फैमिली को मैंने पहले अबंडन कर दिया था, वो भी इसलिए कि मैं इस दुनिया में सरवाइव कर पाऊँ। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा रिग्रेट का बाइस बना। जो जो भी मैंने सीन्स किए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और जाने वाला हूँ। मैं मरने के बाद सीधा हेल में ही जाऊंगा। वो ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट भी कर रहा था और हमें इन बातों के बारे में भी बता रहा था। उसके पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी, वो स्ट्रेंथ का यूज़ करके उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट तो कर रहा था, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ पर इसके पास अटैक का कोई असर नहीं हो रहा था और सबकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो गया था। और अपने आप को ये कहने लग जाता कि क्या सच में मैं इतना ही वीक हूँ, इसलिए मैं इन्हें नहीं हरा पा रहा। हाँ, यही हो सकता है, मैं वीक हूँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर वो चिल्लाते हुए उन ज़ॉम्बीज़ को यही कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो आओ फिर मुझे मार लो, मेरी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दो जो कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अब जैसे ही ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ के उसे मारते हैं, उसी के साथ ही ये मारा जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक रूम में था और काफ़ी हैरान था। वो मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि अगर मैं मारा जा चुका हूँ तो मैं अपने रूम में क्या कर रहा हूँ, ये तो 20 साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था ना। और जो कि मुझे हर जगह एयर में ब्लड की स्मेल आ रही थी, वो भी यहाँ पर आते साथ ही गायब हो गई। क्या ये कोई एक ड्रीम है? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है? फिर उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है जहाँ पर वो शिन जुई के साथ था और इस लड़के का नाम था दुआन फी। इसे देखकर अब उसके पसीने छूट गए थे। वो काफी चौंक खड़ा हुआ था। ये कहने लग जाता है कि ये पिक्चर हमने 20 साल पहले खींची थी, जब मैं अपनी छोटी बहन को लेकर बीच पर गया था। यहाँ पर हर चीज मुझे बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है। क्या अभी भी मैं एक ख्वाब में ही हूँ? वो आगे बढ़ता है, मिरर में अपने फेस को देखता है और इस सबको देखने के साथ यही कहने लग गया था कि इसका दूसरा मतलब यही हो सकता है कि मुझे दोबारा 20 साल पीछे वाली दुनिया में भेज दिया गया है। जैसे ही उसके दिमाग में 20 साल पहले का ख्याल आया था तो उसे अपनी बहन भी याद आ जाती है। तो वो भागते हुए शिन जुई की तलाश में निकल पड़ता है ताकि जाकर उससे मिल सके, क्योंकि अगर ये सब कुछ रियल है तो उसकी बहन भी यहाँ पर रियल होगी और अभी जिंदा होगी। अब पास्ट की बात बताने लग जाता है कि जब यहाँ पर ज़ॉम्बी आए थे तो उस वक्त हमारी खिड़की टूट गई थी। मैं अपनी बहन के साथ था, उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इतना कोवार्ड था कि वहीं पर मैं गिर जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। और फिर इन द एंड मेरे ज़हन में वहाँ से भागने का ख्याल आया, तो मैंने अपनी बहन को वहीं पर छोड़ा और वहाँ से भाग निकला, वो भी अपनी जान बचाकर। और इसके बाद से ही मुझे खुद से काफ़ी नफरत हो गई थी, क्योंकि उस दिन मुझे अपनी बहन को वहाँ पर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। और अब अगर मैं वापस आ ही चुका हूँ तो फिर मुझे अपनी बहन की हेल्प करना होगी। वो भागते भागते एक और रूम में जाता है। अब जैसे ही वहाँ पर पहुँचा था तो काफ़ी खुश हो गया था और यही कहता है कि सच में मैं तो 20 साल पहले वाली दुनिया में आ चुका हूँ। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अब मुझे अपनी बहन के रूम में जाना होगा। मुझे उम्मीद है कि वो वहीं पर बैठी होगी और अब मैं अपनी बहन को दोबारा देख पाऊंगा, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बहन से दोबारा कभी मिल भी पाऊंगा। वो जैसे ही अब बालकनी का दरवाज़ा ओपन करता है तो वहाँ पर उसकी बहन एक चेयर के ऊपर बैठी हुई थी और उसे देखते साथ ही कहता है कि सिस तुम यहाँ पर हो। उसे देखते साथ ही शिन चुई ये कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि वो देख पा रही थी कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। दुआन जैसे ही अपनी बहन को देखता है उसी के साथ ही रोने लग गया था और ये उसकी उसी गलती का पछतावा था। वो रोने लग जाता है। उसकी बहन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो इस पर दुआन की अब आंखों में आंसू आ गए थे और वो रोते हुए चिल्लाते हुए यही कहता है कि शिन मुझे माफ़ कर देना। वो तेजी से बहकर अपनी बहन को चिपक जाता है, जिस पर उसकी बहन उसे यही कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख रहा था जो यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह चिमट गया। जबकि दुआन फिर रोते हुए से ये कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरी वजह से तुम मारी गई। तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, अगर तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी मदद करूँगी। दुआन यही कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम पर जो कोई भी मुसीबत आएगी उसे भी दूर करने की कोशिश करूँगा।
और अब वो उस टाइम पर देखता है, टाइम को देखते साथ ये कहता है कि लगता है कि अब मेरे बाहर जाने का वक्त हुआ चाहता है। और वो शीन को ये कहता है कि मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि मुझे जाकर वहाँ से कुछ खरीदना है और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी उसकी बहन शीन जो है उसे वहीं पर रोक लेती है। अब उसके बालों में एक हेयर पिन थी और वो हेयर पिन उसे दे देती है। जब दुआन थी उससे पूछता है कि ये हेयर पिन तुमने मुझे क्यों दी, तो इस पर आगे से उसकी बहन उसे यही कहती है कि तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम जब भी बाहर जाओगे तुम इस हेयर पिन को लेकर जाना, और जब तुम घर आ जाओगे तो दोबारा मेरे बालों में इस हेयर पिन को लगा देना। दुआन उस हेयर पिन को लेते साथ ही उसे यही कहने लग गया था कि ठीक है, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो ये हेयर पिन तुम्हारे बालों में लगा दूंगा। वो अब हेयर पिन को लेकर बाहर आ गया था और ये कहता रहता है कि मेरी बहन की हालत काफ़ी ख़राब है और उसे इनफीरियॉरिटी का भी कॉम्प्लेक्स रहता है, तो इसलिए मैंने उसे ये प्रॉमिस किया था ताकि इसकी मदद से वो खुद को सेफ फील करवा सके। और प्रीवियस लाइफ में जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ था तो वो था 25 दिसंबर, और अभी एपोकलिप्स स्टार्ट होने में पूरे 20 घंटे पड़े हुए थे। हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, लेकिन उसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही फैल गई। तमाम ज़ॉम्बीज़ ने हम पर अटैक किया और हमें डिस्ट्रॉय कर दिया। पूरी दुनिया में से आधे लोग तो ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। यहाँ पर जो एनिमल्स थे वो म्यूटेट हो गए थे और यहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल था। ज़ॉम्बीज़ के आने के बाद से इंसानों का सर्वाइव करना और भी मुश्किल था क्योंकि यहाँ की चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई थी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं स्टोर पर जाता हूँ ताकि जाकर कुछ चीज़ों को ख़रीद सकूँ। वो शहर में घूम फिर रहा था। वो शहर काफ़ी खूबसूरत था और वो यही बता रहा था कि बस थोड़े ही घंटों के बाद ये शहर एक डार्क रियलिटी में चेंज हो जाएगा। ये जगह टेरिफाइंग बन जाएगी। वो सीधा फिर एक जगह पर मार्केट में गया था। वहाँ पर स्टॉल पर कुछ कुकीज़ वगैरह पड़ी हुई थी, तो वो कुकीज़ उठा लेता है क्योंकि उसकी बहन को ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो वहाँ पर काफ़ी सारा सामान खरीद चुका था, तो वहाँ पर खड़ी हुई सेल्स वूमेन उससे ये पूछती है कि आप इतना सारा सामान ऑलरेडी खरीद चुके हैं, क्या आपको यकीन है कि आप और भी सामान खरीदना चाहते हैं? दुआन उन्हें यही कहा था कि मुझे जो चीज़ें खरीदनी थी मैंने खरीद ली। फिर वो उन्हें कुकीज़ दिखाते हुए ये कहा था कि क्या आपके पास इस ब्रांड के और कुकीज़ हैं, अगर हैं तो आप मुझे दे दीजिए। जिस पर वो सेल्स वूमेन उससे कहती है कि अगर आपको और भी चाहिए वो तो हम दे देंगे, लेकिन आप इतना सारा सामान घर लेकर कैसे जाएंगे? तो आगे से दुआन उसे यही बताता है कि मैंने यहाँ पर एक ट्रक को बुला लिया है, तो सारा सामान मैं उसमें लोड करके घर लेकर जाऊँगा। तो आगे से सेल्स वूमेन यही कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये अपने साथ एक ट्रक लेकर आया हुआ है। उन्होंने अब जो कुछ भी सामान खरीदना था वो खरीद लेते हैं। जब वो ट्रक में लोड करते हैं तो इससे सारा का सारा ट्रक फुल हो जाता है, और फिर ड्राइवर से ये कहता है कि लगता है कि तुम काफ़ी अमीर हो, तुम्हारे पास काफ़ी पैसे हैं जो इतना सारा सामान लेकर जा रहे हो। क्या ये सब कुछ तुम तैयारी कर रहे हो कि यहाँ पर कोई एपोकलिप्स आने वाला है? और इसी बात को लेकर फिर हंसने लग जाता है क्योंकि उसके लिए ये बात काफ़ी फनी थी। अब जैसे ही वो ट्रक में बैठा था तो उसी के साथ ही दुआन ड्राइवर को ये बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, यहाँ पर एपोकलिप्स होने वाला है। ड्राइवर फिर मुस्कुराते उसे ये कहने लग जाता है कि तुम तो बहुत ही फ़नी हो। वेल, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम्हें ये सारी चीज़ें घर लेकर रखनी चाहिए, लेकिन वैसे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, मैं इसमें भला क्या कह सकता हूँ। अब दुआन फिर वहीं पर बैठा हुआ उसकी ये सारी बातें सुन रहा था। वो इकानमी के रिलेटेड उससे कुछ लेक्चर वगैरह दे रहा था, और दुआन फिर ये सब कुछ सुनने के साथ उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ जाती है जहाँ पर वो था, उसकी वाइफ थी और एक बच्चा था। फिर ड्राइवर उसे ये बताने लग जाता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, वो मेरी वाइफ है और वहाँ पर मेरी डॉटर है, और आज मेरी डॉटर का 3rd बर्थडे होने वाला है। मुझे घर जाकर उसके बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। वहाँ पर दुआन चुप करके बैठा हुआ उसकी ये सारी बातें सुनता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने ट्रक में म्यूज़िक भी प्ले किया हुआ था, जो कि दुआन आराम से बैठा हुआ म्यूज़िक को भी सुनता रहता है, और थोड़ी देर में वो अपार्टमेंट के करीब पहुँच जाते हैं जहाँ पर दुआन रहता था। अब ड्राइवर ट्रक से बाहर आकर उसे ये कहता है कि आपका तमाम सामान रख दिया गया है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो ये बात सुनने के साथ ही दुआन आगे एक बॉक्स देते हुए यही कहता है कि 1 मिनट रुक जाइए। और वो ये कहता है कि मैंने जो तस्वीर देखी है उसमें आपकी बेटी को देखा, तो मुझे लगा कि उसे भी कुकीज़ पसंद आएंगे, तो ये बॉक्स जाकर आप उसे दे दीजिएगा। तो आगे से वो ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं। दुआन फिर उसे यही कहता है कि तुम्हारी जितनी भी मजदूरी बनती थी मैंने उससे डबल तुम्हें पे कर दिया, ताकि तुम फिर जाकर और कोई काम न करो, जाओ अपनी बेटी के साथ अच्छा वक्त स्पेंड करो। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ड्राइवर वो बॉक्स ले लेता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआन फिर उसे ये भी कहता है कि तुम जब घर जाओगे तो अपने घर को मत छोड़ना, वहाँ पर खुद की हिफाजत करो, अपने लोगों की हिफाजत करो। ड्राइवर अब वापस जा रहा था। अब वापस जाते हुए फिर उसने म्यूज़िक प्ले किया हुआ था।
वो बैठा हुआ गाने में सुन रहा था और ये कहने लग जाता है कि ये लड़का तो काफ़ी अजीब था, इतना सारा सामान को क्यों इकट्ठा कर रहा था और मुझे क्यों कहा कि घर जाकर मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करूं। ये अमीर लोग भी ना काफ़ी अजीब होते हैं। कि तभी वहाँ पर उसे एक और लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर कस्टमर उसका वेट कर रहा था। अब उसने डिसाइड करना था कि वो वहाँ पर जाकर कस्टमर की बात सुने या फिर घर जाकर अपनी बेटी के बर्थडे को एंजॉय करे। अब 8 बज चुके थे और 8 बजते साथ ही दुआन ने एक छोटा सा वेपन बना लिया था ताकि इनकी मदद से वो उन ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला कर सके। और वो भी यही कह रहा था कि ये तो मैंने तैयार कर लिया, ऊपर से मैंने शहर का एक मैप भी ख़रीद लिया क्योंकि फ़ोन वगैरह तो बंद होने वाले हैं, इसमें हमें शहर में घूमने फिरने में आसानी होगी। वो वहीं पर बैठा हुआ काम कर ही रहा था कि ऊपर से शिनजुई आ जाती है और जैसे कि बुलाती है कि ब्रदर, तो इस पर वो काफ़ी चौकन्ना हो गया था। फिर शिनजुई उसके पास आकर ये कहती है कि आखिर भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने लाइट्स ऑन कर दी थी और वहाँ पर देखता है कि उसके भाई ने काफ़ी गंद मचा के रखा हुआ था और इस पर गुस्सा करते हुए उसे ये कहती है कि तुम मुझे सारी बातें एक्सप्लेन करो कि आखिर कमरे का तुमने इतना बुरा हाल क्यों करके रखा है। और इतना ही नहीं, फिर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि मैंने एक नोटिफिकेशन रिसीव की जहाँ पर यही बताया गया कि हमारे पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे तुमने पैसे खर्च कर दिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसका भाई दुआन भी उसे ये कहने लग जाता है कि मेरी बहन तुम अब काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला हूँ मुझे यकीन है कि तुम्हें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन एपोकलिप्स जल्दी आने वाला है। तो उसकी बहन जैसे ही एपोकलिप्स का नाम सुनती है उसी के साथ ही वहीं पर अपनी जगह पर बैठ जाती है और थोड़ी सी काम डाउन भी हो गई थी। फिर उसके करीब जाती है और उसे चेक करने हुए ये कहती है कि क्या तुम्हें फीवर है, लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कोई फीवर है क्योंकि तुम्हारा टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है, लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। इस सब की वजह से उसका फेस काफ़ी रेड हो गया था और उसकी बहन ये कहते हैं कि तुम इतने रेड क्यों दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें फीवर है। तो उसकी बात सुनने के साथ दुआन जी कहने लग जाता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मुझ पर यकीन है कि नहीं यकीन, क्योंकि थोड़े ही घंटों में तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पाओगे कि यहाँ पर क्या होगा। फिर वो विंडो के पास जाता है, अब रात का वक्त हो चुका था, वहाँ पर जाकर सांस लेने लग जाता है। ये कहता है कि अब तो क्लीन एयर भी है, तो मेरे ख्याल में इस पीसफुल जगह को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। उसकी बहन फिर उसके पास आकर उससे एक और सवाल पूछती है, वो यही कि आज के पूरे दिन तुमने काफ़ी वियर्ड एक्ट किया, आखिर तुम्हारे साथ कौन सा मसला है और तुम इतनी नॉनसेंस भी कह रहे हो। और मन ही मन में ये भी कहने लग जाती है कि मैंने अपने भाई को इतना सीरियस क्यों कभी नहीं देखा, कहीं ये भी तो हो सकता है कि ये जो कुछ भी कह रहा हो ये सब कुछ सच हो। मैं जानती हूँ कि ऐसा होने वाला तो नहीं, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ऐसा हो सकता है। और अभी भी दुआन काफ़ी सीरियस खड़ा हुआ था, वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि टाइम आ चुका है कि एपोकलिप्स स्टार्ट होगा और इसके पहले एपोकलिप्स के दौरान ये पूरे एक हफ्ते तक रहेगा। और इस एक वीक के ख़त्म होते होते पूरी दुनिया में 90% इंसान या तो मारे जाएंगे या फिर ज़ॉम्बीज़ में चेंज हो जाएंगे। और जो बंदे इन 7 दिनों तक बचे रहेंगे उनके पास एवोल्यूशन का टाइम आ जाएगा। और वो खुद से भी यही कहता है कि मैं भी यही समझता हूँ कि काश मैं भी उनमें से खुशकिस्मत निकलूँ और उन लोगों में शामिल हो जाऊँ जो कि 7 दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाएँ और मैं भी एवोल्यूशन का हिस्सा बन जाऊँ। तभी हम एक ड्रिंकर को देखते हैं जो कि ड्रिंक पी रहा था और एक साइड पर कुछ मैसेज वगैरह आ रहे थे और सबकी वजह से उसे काफ़ी अजीब लगता है और वो चिल्लाता हुआ ये कहता है कि आखिर यहाँ पर किसका फ़ोन बार बार बजे जा रहा है, वो भी इतनी रात को। उसी बंदे को मैसेज आया था, वो उसका बॉस था। बॉस उसे ये कह रहा था कि तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। बॉस की ये सारी बातें सुनने के साथ वो बंदा और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यही कहता है कि मैं पहले इतना काम कर चुका हूँ, तुम मुझसे और काम करवा रहे हो। और इतना ही नहीं बल्कि उसने डॉग लाफ भी सेंड किया हुआ था। इस सब की वजह से वो ऑलरेडी ड्रंक था, तो अपने फ़ोन को साइड पर फेंकते हुए कैसा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे उस तरह का इमोजी सेंड करो, और वो फ़ोन जाकर एक डॉगी को लगता है। तभी वहीं पर डॉग, अब जो कि अपनी शेप को काफ़ी चेंज कर चुका था, वो उसने एवोल्यूट कर लिया था और आकर उसी बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। और मैसेज ग्रुप में भी यही मैसेज वगैरह आ रखे थे कि यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। और उसे इसलिए तो वो कंपनी में बुलाया जा रहा था, लेकिन इतने में वो बंदा मारा जा चुका था। अब पूरे शहर में भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोग ये चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ गए हैं और कुछ लोग ये चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे वो आगे बढ़कर और इंसानों को काटते रहते हैं, जिससे बाकी के इंसान भी ज़ॉम्बीज़ में चेंज होना शुरू हो गए थे। दुआन भी विंडो से खड़ा होकर अपनी बहन के साथ ये सब कुछ देख रहा था। नीचे लोग चिल्ला रहे थे और ये देखते साथ फिर बहन यही पूछती है कि दुआन आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं और दूसरों को काट क्यों रहे हैं।
दुआन अपनी बहन को यही बताता है कि ये सब कुछ एक दूसरे को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं और लगता है कि अब रेवलेशन टाइम शुरू हो चुका है। वो दोनों वहाँ पर खड़े थे कि तभी साथ वाले कमरे से उन्हें आवाज़ें आना सुनाई होने जाती हैं और वो लड़की उनसे मदद मांग रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिस वांग थी और उसको लेकर दुआन की बहन काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जाकर उसकी हेल्प करना चाहती थी। दुआन ये बात सुनने के साथ ये कहता है कि पिछली बार भी हमारे रूम में ज़ॉम्बी इसी तरह आया था और मैं काफ़ी डर गया था, इसलिए मैं वहाँ से अपनी बहन को छोड़कर भाग गया। और अभी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वो हेल्प मांग रही है, मेरी बहन उसकी हेल्प करने के लिए जाएगी और हमारे कमरे में एक ज़ॉम्बी आ जाएगा। उसकी बहन अब जल्दी से दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी ताकि दरवाज़ा ओपन करके वो मिस वांग की हेल्प कर सके। जैसे दरवाज़ा ओपन किया था तो आगे से मिस वांग खड़ी हुई थी और वो ये कह रही थी कि शीन जोई, तो आगे से शीन जोई उसे ये कहती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप अंदर आ सकती हैं। फिर वही औरत एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। उसे देखते साथ ही शीन जोई के आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर हमें दुआन की पिछली लाइफ के बारे में बताया गया था जहाँ पर उसने सीनियर किंग से मदद मांगी थी। सीनियर किंग उसकी हेल्प करके काफ़ी खुश हुआ था। फिर सीनियर किंग दुआन को देखकर ये कहता कि तुमने अपना फेस क्यों लटकाया हुआ है। तो दुआन उसे ये कहता कि तुम्हें पता है कि मैं बिल्कुल ऐसा ही रहता हूँ, तुमने सिर्फ आज मुझे नोट किया है तो तुम कह रहे हो। तो आगे से सीनियर किंग यही कहता कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही है, तुम हमेशा से ऐसा ही थे। वो लोग वहीं पर बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। तो वो लोग अपने-अपने वेपन्स उठा लेते हैं ताकि उन ज़ॉम्बीज़ के साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ आए थे वो सारे के सारे एवोल्यूट कर चुके थे। उनकी अपीयरेंस भी पहले से काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी, वो पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे। ये सब कुछ देखने के साथ इंसानों के पसीने वहीं पर छूट जाते हैं। और ये देखने साथ ही वो ये कहते हैं कि हमें इनके साथ मुकाबला करना ही होगा। हमें चाहते हैं कि बाकी लोग कुछ यहाँ से भाग जाएँ और हम इन्हें इतनी देर तक यहाँ पर रोक कर रख सकें तो बाकी को भागने का टाइम मिल सके। जिस पर आगे से एक शैडो वाला ज़ॉम्बी उस पर अटैक करते हुए कहने लग जाता है, ओह अच्छा, तो तुम हमें रोकोगे, भला अब तुम इसका कैसे मुकाबला करोगे। वो उसे एक जोरदार चपेट दे मारता है जिसका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और इस फाइट में दुआन भी कूद गया था। वो पीछे खड़े हुए सीनियर किंग को ये कहता है कि सीनियर किंग, आप वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आए ना हमारी मदद करें। लेकिन सीनियर किंग उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से भाग जाता। पीछे दुआन अकेला रह गया था और वो ये कहता है कि ब्रदर अकेले नहीं छोड़ते। तो सीनियर किंग ने मुझे छोड़ दिया, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर अकेला रह चुका हूँ, मुझे अब इनके साथ मुकाबला करना होगा। और शायद यही वो वक्त था जब शिनजोई ने भी ऐसा ही फील किया होगा, जब उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी और मैं उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया था। अभी जो बैठकर उसने स्पेयर बनाया था, इसी के साथ ही वो शिनजोई को ये कहता है कि शिनजोई तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। शिनजोई ने जैसे आंखें बंद की थी तो वो स्पेयर को पीछे खड़ी हुई मिस वान में दे मारता है। तो पीछे खड़ा हुआ मिस वांग को जाकर वो भाला उसकी आंख में लगा था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। शिनजुई भी सब कुछ देखने के साथ ही अपने भाई से ये पूछती है कि आखिर मिस्टर हुआंग को क्या हुआ। जिस पर उसका भाई दुआन से यही बताता है कि वो ज़ॉम्बी में चेंज हो गया, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। तभी मिस्टर हुआंग दोबारा उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। तो ये सब कुछ देखने के साथ ही वो उसे ये कहता है कि तुम अब परेशान मत हो, मैं इसे संभाल लूंगा और मैं देखता हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है। दोबारा जैसे ही मिस्टर उसके करीब पहुंचा था तो तभी ही फिर हो दुआन अपने इस वेपन का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार देता है। लेकिन वो तो एक ज़ॉम्बी था, भला इतना जल्दी कैसे मार सकता था। और ये सब कुछ देखने के साथ फिर दुआन भी यही बताने लग जाता है कि ये फर्स्ट स्टेज का ज़ॉम्बी है जो कि एपोकलिप्स के फौरन बाद हमें नजर आए थे। और इनका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ही ज़ीरो होता है। आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते। इनका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है कि दूसरों को खाना और काटना। मैं पिछली बार की तरह तो बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला और मेरे में इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं इसके साथ मुकाबला कर सकूं। लेकिन पिछली बैटल्स में मुझे इतना एक्सपीरियंस ज़रूर हो गया कि मैं इस लो लेवल के स्टेज के ज़ॉम्बी को आराम से मार सकूं। वो इसी तरह उस पर बार बार अटैक करके उसे वहीं पर बार बार मारे जा रहा था और उसका खात्मा करने में कामयाब हो जाता है। जब अब उसकी बहन अपने भाई को उससे लड़ते हुए देखती है तो वो उसे ये कहती है कि तुम अब बस कर दो, अब ऐसा मत करो। जैसे ये सब कुछ खत्म करने के बाद ही वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस हुआंग और मिस्टर हुआंग दोनों मारे जा चुके थे और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दुआन भी था। अब उन्हें मारने के बाद दुआन भी फिर जाकर अपनी बहन के साथ चिपक जाता है, उसे ये बताने लग जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें किसी भी किस्म के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसकी बहन इस सब की वजह से काफ़ी डरी हुई थी और वो अपने भाई को यही कहती है कि अगर यहाँ पर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा क्या होगा। मैं इस सबसे काफ़ी डर गई। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पर कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई देने लग जाती है जिसमें उसे ये बताया गया था कि तुमने एक ज़ॉम्बी को मारा है तो उसकी वजह से तुम्हें 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए। और इतना देखते साथ ही वो हवा में चलाते हुए कहने लग जाता है कि कौन, क्या कोई मुझसे बात कर रहा है क्या। मुझे यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई दी। तो उसकी बहन उसे ये कहती है कि तुम किस आवाज़ की बात कर रहे हो, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर ही उसके माइंड में काफ़ी दर्द होना शुरू हो जाता है। इस दर्द को वो बिल्कुल नहीं सह पाता और इसी के साथ वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो उसकी बहन को उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। फिर जैसे ही उसकी आँख खुली थी तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था और उस दुनिया को देखते साथ ही कहता है कि आखिर ये किस किस्म की प्लेस है। वो एक श्राइन रूम में पहुंच चुका था। वहां पर ऑलरेडी काफ़ी सारे श्राइन्स थे। तभी उन्हीं श्राइन्स में से रोशनी निकलते हुए उसके माइंड में इंटर होना शुरू हो जाती हैं और ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तो यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इतने ज़्यादा मैसेजेस मुझे रिसीव होते रहे तो मेरा ब्रेन जल्दी एक्सप्लोड कर जाएगा। तो उसे फिर आवाज़ सुनाई देने लग जाती है जिसमें उसे यही बताया गया था कि एवोल्यूशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, इनिशिएटिंग ओनर रिकॉग्निशन प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। फिर उसके जीन चेंज को मैच किया जाता है और जल्दी ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। पहले तो उसके जीन्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद से ही उसके जीन को दोबारा रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है और ताकि वो सिस्टम के मुताबिक ढल पाए। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसी के साथ ही उसका रिकॉग्निशन प्रोसेस कंप्लीट ऑनर बना दिया जाता है। जैसे ही वो ऑनर बना था उसी के साथ ही वो ये कहता है कि अब तो मेरी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पावर आ चुकी है। और जो कुछ भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे मन में आई उससे तो लग रहा है कि ये एक एवोल्यूशन ट्री है। इसने मेरी हेल्प की, इसकी वजह से मैं अपने जीन्स को इवॉल्व कर पाया। ऐसा लगता है कि एवोल्यूशन ट्री के साथ मेरा कनेक्शन हो चुका है। और ये सब कुछ, ये जो एवोल्यूशन ट्री सिस्टम है, लगता है कि ऐसा ही काम करता है। और मुझे एवोल्यूट करने के लिए एवोल्यूट पॉइंट्स चाहिए होंगे और वो पॉइंट्स मैं ज़ॉम्बी को मार के हासिल करूँगा। इन्हीं एवोल्यूशन पॉइंट्स की मदद से मैं ना सिर्फ इवॉल्व कर सकता हूँ बल्कि अपनी बैटल स्किल, सर्वाइवल स्किल, डिटेक्शन स्किल को भी और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। फिलहाल वो उसका स्ट्रेंथ लेवल 1 था, स्पीड 1 थी, डिटेक्शन लेवल 1 था, माइंड लेवल 1 था। और फिर उसे ऑप्शन दिखाया जाता है कि क्या तुम अपने सिस्टम को यूज़ करोगे। तो आगे से कहता है कि हाँ, मुझे इसका यूज़ करना है। तो फिर उसे ये भी बताया जाता है कि एपोकलिप्स में जैसे जैसे बाकी ज़ॉम्बीज़ को मारेगा उसकी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट होगी और वो यहाँ पर और भी ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि फ़िलहाल भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरी बॉडी काफ़ी वीक है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो वो सिस्टम को यही कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट को बढ़ा दिया जाए और इसके बदले में 2 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। उसके पास 2 ही एवोल्यूशन पॉइंट्स बने थे और इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसने अपनी बॉडी को इंक्रीज कर दिया था, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लिया था। अब उसके पास 0 पॉइंट्स बाकी बचे थे। इस सब करने की वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है और ये कहने लग गया था कि इस सब की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी इंक्रीज कर चुकी है। और वो ये भी कहता है कि इस बार तो एवोल्यूशन ट्री की भी हेल्प मेरे साथ ही है, तो इसकी वजह से मैं आराम से यहाँ पर सर्वाइव कर पाऊंगा। ये सब कुछ करने के साथ ही उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तो वो रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है तो रियल दुनिया में उसे होश आ गया था। जैसे ही वो अपने इस ड्रीम से जगा था तो देखता है कि वहाँ पर शिनजुई पड़ी हुई थी। शिनजुई जैसे देखती है कि उसका भाई जाग गया है तो वो भी जाग जाती है। उसे जगह देखकर नुआन काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी बहन को ये कहता है कि क्या तुम जाग गई। उसकी बहन चिल्लाते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे काफ़ी डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम इसमें मारे जाओगे, मैं कल तुम्हारे लिए काफ़ी परेशान हो गई थी। तो आगे से वो कहता है कि इस फाइट की वजह से मैं काफ़ी थक गया था तो मैं बेहोश हो गया। उसकी बहन चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि अगर तुम्हें इससे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें सबसे कुछ भी नहीं होने वाला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर मुझे शिनजुई की सेफ्टी की फिक्र है तो मुझे यहाँ पर सारे के सारे गंद को समेटना होगा। मिस वांग की बॉडी यहीं पर पड़ी है तो इससे ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट किया जा सकता है।
लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आया था तो वहां पर मिस वांग की बॉडी की जगह सिर्फ ब्लड पड़ा हुआ था और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। फिर ध्वानफी अपने कबोर्ड में जाता है जहाँ पर जाकर उसने क्लॉथ चेक किए थे और वो जी कह रहा था कि लगता है कि अब ये कपड़े तो मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होने वाले, तो लगता है कि मैं बुरा हो रहा हूँ, मुझे और कपड़े चाहिए। और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे पास एवोल्यूशन ट्री आ चुका है। उसी की मेहरबानी की वजह से अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ और उसी की वजह से ही मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता हूँ और अपने पोटेंशियल का भी यूज़ कर सकता हूँ। वो वहीं पर खड़ा हुआ इन सारी बातों के बारे में सोच रहा था कि तभी वहां पर उसकी सिस्टर आ जाती है। उसके पास कुछ कपड़े थे, वो जी कहती है कि ये कपड़े हमारे डैड के थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये तुम्हें दे दूं। वो अपने डैड के कपड़े पहनते हुए ही कहने लग जाता है कि बाहर का माहौल तो पहले से काफी ज्यादा खराब हो चुका है, अब मुझे नहीं पता कि हमारे मॉम और डैड इस सिचुएशन में कैसे रह रहे होंगे। और दांग की बहन भी ये कहने लग जाती है कि क्या इस सारी सिचुएशन में वो लोग ठीक तो होंगे ना, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है कि वो लोग इस सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। दुआन फिर अपने पास के बारे में यही बता रहा था कि जब मैं 10 साल का था तो हमारे मॉम और डैड हमें छोड़कर चले गए थे। वो हर साल कुछ पैसे भेज दिया करते थे, उसके अलावा उनसे हमें कुछ खास नहीं मिला। और मेरी पिछली लाइफ में जब एपोकलिप्स शुरू हुआ था तो उसके 10 साल तक मैं अपने मॉम और डैड को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी ना मिला। लेकिन अब उसने अपनी बहन को भी तो कोई भरोसा देना था, तो वो जैसे रूम से बाहर आ रहा था तो अपनी बहन को यही कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम वो अपने आप की हिफाजत कर लेंगे। फिलहाल हमारे लिए हमारी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? तो उसकी बहन कहती है कि हाँ, लेकिन भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम एक ही रात में इतने लंबे कैसे हो गए। दुआन यही कहता है कि ये तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं इतना लंबा कैसे हो रहा हूँ, लगता है कि मेरी बॉडी सही से ग्रो कर रही है। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मुझे अपनी बहन को एवोल्यूशन ट्री के बारे में नहीं बताना चाहिए। उसकी बहन चेंज हुई अजीब सा फेस बना लेती है और ये कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इन बातों पर यकीन होगा। दुआन अपनी बहन को इस तरह गुस्से में देखता हुआ हंसने लग जाता है और फिर उसे ये कहता है कि मुझे बाहर एक काम है, तो उस काम के सिलसिले में मैं बाहर जा रहा हूँ। उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि बाहर की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें बाहर जाना है। तो दुआन अब उसे समझाने की कोशिश करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उसकी बहन उससे पहले मुंह खोलते हुए ये कहने लग जाती है कि मैं काफ़ी डरी हुई हूँ, ये दुनिया पहले से काफ़ी चेंज हो चुकी है और तुम्हें तो पता ही है कि मैं चल नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना चलना तुम्हारे लिए बर्डन बन सकता है और ऊपर से तुम्हारी जिम्मेदारी भी तो मैं हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। अपनी बहन को इस तरह देखने के साथ ही दुआन जाकर अपनी बहन के पास बैठते उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे इस सब के लिए माफ़ कर देना, मैं बस बिल्डिंग का चक्कर लगा कर आता हूँ और देखता हूँ कि कहीं हमारे नज़दीक कोई ज़ॉम्बी तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हमारे इर्द-गिर्द होंगे, अगर हमने उनमें से किसी को भी ना मारा तो हम खतरे में आ सकते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि लेकिन वो आगे कुछ बोल पाती तो तूफान अपनी बहन को यही कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मिस हुआन के साथ क्या हुआ था, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ हो, बाहर कुछ और लोग भी होंगे, जाकर मैं उनसे मदद मांगता हूँ अगर कोई मुझे नजर आ गया तो। अब शेन हुई भी इस बात के बारे में अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर खतरा काफी हद तक बढ़ चुका है, तो वो फिर अपना क्रॉस निकालते हुए उसे देखते हुए ये कहने लग जाती है कि ठीक है, तुम फिर प्रॉमिस करो कि लंच से पहले तुम घर वापस आ जाओगे। वो उसकी हेल्प लेते हुए उसे ये कहने लग गया था कि हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वेल मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। वो जैसे बाहर जाने वाला था तो फिर शीनू से ये कहती है कि ब्रदर वहाँ पर अपना ख्याल रखना, तो इस पर दुआन उसे ये कहता है कि तुम टेंशन नहीं मत लो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और बिल्कुल ठीक होऊंगा। जैसे ही उसका भाई बाहर चला गया था तो वो पीछे से मन ही मन में ये कह रही थी कि भाई तुम वापस आ जाना, वो भी बिल्कुल सही सलामत। वो नीचे के फ्लोर चेक करने लग गया था, ये कहने लग जाता है कि 13 फ्लोर तो इस बिल्डिंग का हमेशा से बंद ही रहता है, तो यहाँ पर सिर्फ 12 फ्लोर दिया है और मुझे उन 12 फ्लोर्स को चेक करना होगा कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ तो नहीं आ गए। और वैसे भी एवोल्यूशन ट्री की मदद से मैं जितने ज़ॉम्बीज़ को मारूंगा मुझे उतने एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। वो इसी तरह बिल्डिंग में घूम फिर रहा था कि तभी उसे साइड से किसी के कुराने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कोई और नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी था जिसके मुंह पर ब्लड भी लगा हुआ था, शायद अभी उस बीच उसने किसी को मारा था। उसे देखते साथ ही दुआन यही कहने लग जाता है कि अगर रेवोल्यूशन ट्री की बात मानी जाए तो मेरा अब ये लेवल इंक्रीज कर चुका है, मेरी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा हो चुकी है। अब मुझे चेक करना होगा कि अगर मेरी स्ट्रेंथ तेज़ हुई है तो मैं इसे मार सकता हूँ या नहीं मार सकता। ये एक फर्स्ट स्टेज का ज़ॉम्बी है, तो अगर मेरे एवोल्यूशन के मुताबिक स्ट्रेंथ बढ़ी है तो मैं इसे वन शॉट में आराम से मार दूंगा।
और बिल्कुल ऐसा ही था। उसने एक ही बार अटैक करके उस ज़ॉम्बी को मार दिया था और इसके बदले में उसे 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है। अब उसका स्ट्रेंथ लेवल 2 तक पहुंच गया था, स्पीड लेवल 1 था, डिटेक्शन लेवल 1 था और माइंड लेवल 1 था। और फिर इसके बाद उसे एक पॉइंट मिल गया था। उसके सामने जो स्क्रीन शो होती है उसके ऊपर उसे ये बताया जाता है कि अगर वो 5 और पॉइंट्स को हासिल कर ले, वो भी 5 ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद, तो उसके पास 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और इसका यूज़ वो अपनी स्ट्रेंथ को अपग्रेड करने के लिए कर सकता है। लेकिन अगर उसे अपने माइंड को इनक्रीज करना है तो उसके बदले में उसे 10 पॉइंट चाहिए और ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। और माइंड पावर्स के बारे में उसने पहले भी सुन रखा था। जब वो पहले अपोकलिप्स में गया था तो वहाँ पर काफ़ी ज़ॉम्बीज़ अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को एवोल्यूट कर रहे थे। और जो उनमें से सबसे ज़्यादा पावर का यूज़ करता था वो कोई और नहीं बल्कि माइंड पावर ही थी। जिसके पास माइंड पावर थी वो उनका बॉस कहलवाता था। और यही माइंड पावर का यूज़ करने वाले को अवेकनर कहा जाता था और ये स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर बना करता था। और अपनी स्क्रीन को देखते साथ भी ये कहने लग जाता है कि अगर मुझे भी अपनी माइंड पावर को बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे एट्रीब्यूट लेवल को बढ़ाना होगा, लेवलिंग अप करना होगा और बाकी भी स्टेज के रिजल्ट को भी इंक्रीज करना होगा। उसे अब 10 पॉइंट्स चाहिए थे जो कि फ़िलहाल इकट्ठा करना तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो वो ये कहता है कि फ़िलहाल मैं अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ और डिटेक्शन पर फोकस करता हूँ। माइंड के बारे में बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। फ़िलहाल तो मुझे अपने टास्क पर फोकस करना होगा और जो जो ज़ॉम्बी मेरे हाथ लगता रहेगा मैं उसे मारता जाऊंगा और उसके बदले में मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते रहेंगे। वो चलते चलते एक रूम में जाता है जहाँ पर उसे कोई लड़ाई के आसार नजर आ रहे थे। वहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ था और चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई थी। और वहाँ पर इतना ही नहीं, काफ़ी सारा ब्लड भी पड़ा हुआ था। अब वो ब्लड का पीछा करते करते एक बाथरूम के करीब तक पहुँच जाता है ताकि वहाँ पर देख सके कि कोई है तो नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ज़ॉम्बी उसे मारकर वहाँ से जा चुका था। लेकिन वो इस बात से भी ज़्यादा हैरान था कि अगर ज़ॉम्बी ने उसे काटा था तो फिर उसकी स्किन पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान होने चाहिए थे या उसकी स्किन का कलर चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो वहाँ पर खड़े हुए उसे देख ही रहा था कि जब पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है ताकि वो उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार सके। लेकिन इस बार जैसा कि वो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो वो एक ही बार में उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता है और उसके बदले में उसे फिर एक एवोल्यूशन पॉइंट मिल गया था। वो ये कहने लग गया था कि ये तो काफ़ी क्लोज था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी आ गया और मैं उसके बारे में नोटिस ही ना कर पाया। मुझे अब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मायूस भी नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास एवोल्यूशन ट्री आ चुका है। मुझे बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है और ऐसा फिर अटैक हुआ तो मुझे उसे अच्छे से हैंडल करना होगा। और वैसे भी मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा, मुझे दोपहर से पहले पहले अपने घर जाना होगा और यहाँ पर 10 फ्लोर्स और ही बचे हैं। और चलते चलते वो एक रूम के बाहर पहुँच जाता है और ये कहता कि लगता है कि ये तो मिस हुआंग फैमिली का घर है ना। और इसी रूम के अंदर एक लड़की खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक डंडा था और वो भी बाहर ही देख रही थी कहीं ज़ॉम्बी ना आ जाए और वो उसे मार दे। तो दरवाजे के बाहर पहुंचे साथ ही फिर दुआन से ये कहता है कि क्या कोई अंदर है, मैं अंदर आकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो वो लड़की थोड़ा-सा दरवाज़ा ओपन करती है, उसे ये कहने लग जाती है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, तुम्हें क्या चाहिए? और इस पर दुआन से बताता है कि मेरा नाम है दुआनफी और मैं रूम 1200 टूर से आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। मैं बस बिल्डिंग को चेक कर रहा था ताकि इससे बाकी लोगों को बचाया जा सके। तो वो लड़की आगे से उसे यही बताने लग जाती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा घर भी ठीक है, तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि तभी ही दुआन अपने पाँव से दरवाज़ा बंद होने से रोक लेता है। और वो अब काफ़ी गुस्से में था और काफ़ी कोल्ड आइज़ के साथ उसे ये कहने लग जाता है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन फिर भी मैं अपनी सेफ्टी के लिए तो चेक करना चाहूँगा। हो सकता है कि हमारी जान को बाद में ख़तरा हो। तो आगे से वो लड़की उसे यही कहती है कि ठीक है, तुम तो काफ़ी ट्रबल मेकर बन गए, तुम आओ चेक करो, यहाँ पर कुछ खास तुम्हें नहीं मिलेगा और फिर फ़ौरन ही जल्दी यहाँ से चले जाना। वो अब जैसे रूम में पहुंचा था तो रूम की हालत चेक करता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था और ये देखते वो ये कहता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल कोई भी ज़ॉम्बी के आसार नज़र नहीं आ रहे। लगता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है। फिर सामने खड़े हुए फ्रेम पर उसकी नज़र पड़ जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड और बच्चा था और वो इसके बारे में पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड और बच्चा कहाँ गए। तो वो लड़की यही बताने लग जाती है कि मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था, मेरा हस्बैंड उसे लेने के लिए गया लेकिन अभी तक वो दोनों घर वापस नहीं आए, तो इसलिए मैं उन दोनों को लेकर काफ़ी परेशान हूँ।
वो फिर उसे ये भी कहने लग जाती है कि अगर तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है तो तुम वापस चले जाओ। रात के इस वक्त तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे हाथ में नाइफ भी है, तो इस सब की वजह से मैं काफ़ी डर गई हूँ। दुआन भी उसे यही कहता है कि मुझे सब के लिए माफ़ कर देना, सच में। अब मैं चलता हूँ। और मनी मन ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी गड़बड़ नज़र नहीं आई, लगता है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था कि उसे बेडरूम से आवाज़ सुनाई देती है, और वो ये कहता है कि ये आवाज़ तो तुम्हारे बेडरूम से आ रही है, लगता है कि वहाँ पर कोई है। तो पीछे से वो लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो इस पर दुआन कहता है कि नहीं, फिर भी मुझे चेक तो करना होगा। वो तो यही समझाती रहती है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई कैट होगी और उसी की आवाज़ होगी, लेकिन दुआन फिर कहाँ पीछे हटने वाला था। वो जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा ओपन कर देता है, क्योंकि वो खुद देखना चाहता था कि वहाँ पर क्या है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो उसे अब वहाँ पर ब्लड की स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लग गई थी। उसे पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कि तभी इतने में पीछे से एक छोटा सा ज़ॉम्बी आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस सब की वजह से दुआन की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अभी दुआन वहीं पर बैठा हुआ ये सब कुछ देख ही रहा था कि पीछे से मिस ली भी आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी दुआन बाल बाल बच गया था। और वो फिर मिस ली को ये कहता है कि मिस ली, आपको क्या हुआ, आप मुझ पर क्यों अटैक कर रही हैं। कि इतने में वही बच्चा जो कि अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था, तेजी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के बारे में दुआन भी बता रहा था कि ये बच्चा अभी अभी ज़ॉम्बी बना है, लेकिन इनकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। वो फिर ज़ॉम्बी को पकड़कर सामने वाली दीवार में दे मारता है, ताकि उसका काम भी वहां पर ख़त्म कर सके, और उसके बदले में उसे एक एवोल्यूशन पॉइंट मिल सके। कि वो मिसली उसके सामने आ जाती है, और वो उसे ये कहने लग जाती है कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को इस तरह मत मारें। दुआन चिल्लाते हुए उसे यही कहता है कि क्या तुम कोई ख्वाब देख रही हो, तुम जाग जाओ, अगर कोई ड्रीम देख रही हो तो। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है, वो बाकी लोगों को खा रहा है, वो भी ज़ॉम्बी बनने के बाद। मैं तुम्हें भी उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर मिसली अजीब सा फेस बनाते हुए रोते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि नहीं, वो ज़ॉम्बी नहीं बना, वो सिर्फ बीमार है, जल्दी इसका इलाज ढूंढ लिया जाएगा, फिर उसका इलाज हो जाएगा तो वो नॉर्मल बन जाएगा। कि तभी ही फिर भी उसका बेटा भी पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो चिल्लाते हुए यही कहने लग जाती है कि मेरे बेटे को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। दुआन ये सब कुछ पीछे खड़ा हुआ देख रहा था, तो वो ये कहा था कि मिसली जरा संभल कर, तुम्हारा बेटा तुम पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तुम्हारे पीछे करीब आ चुका है। इससे पहले कि मिसली संभल पाती, उसका बेटा ही उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। और फिर वहीं पर उसे का मांस खाने लग गया था, और ये देखते साथ ही दुआन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो उस पर अटैक करने के लिए तेज़ी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो अब गुस्से से लाल पीला हो चुका था। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि फिर उसकी मॉम की आखिरी सांसें चल रही थी, और उसके पाँव पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि मेरे बेटे को मत मारना, वो ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम की बात सुनने के साथ दुआन यही बताने लग जाता है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन जो कोई भी ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है वो कभी भी दोबारा नॉर्मल नहीं होता, इसे मारना ही बेहतरीन हल है। जिस पर मिस लियो से ये कहने लग जाती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब से अब दुआन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आगे बढ़कर उसके बेटे को मार देता है, और ये कहने लग जाता है कि पिछली लाइफ में 20 साल तक मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी जिससे ज़ॉम्बीज़ को इंसानों में चेंज किया गया हो, और उसे मारने की वजह से उसे एक पॉइंट भी मिल गया था। और वो मन ही मन में यही कह रहा था कि मैं किसी भी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, मुझे शिनजुई को प्रोटेक्ट करना है, तो इसलिए ये सब कुछ करना ही होगा। वो 11th फ्लोर पर था, और 11th फ्लोर को उसने क्लियर कर दिया था। अब वो 10th फ्लोर तक पहुंच जाता है कि तभी उसे एक जिम कोच नजर आ गया था, जो काफी हट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग था। उसे देखते साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि ये तो 5th फ्लोर पर रहा करता है ना, तो ये यहाँ पर 10th फ्लोर पर क्या कर रहा है। उसके पास अपने ही जिम का एक वेपन था, जिसे उसने एक हाथ से उठाया हुआ था, और वो यही कह रहा था कि क्या तुम में से कोई मेरा मेंबर बनेगा। और उसी वेपन का इस्तेमाल वो दुआन पर कर देता है। दुआन उससे बाल बाल बचाता है। फिर दुआन यही बताने लग जाता है कि जो बंदा पहले से स्ट्रॉन्ग होता है वो ज़ॉम्बी बनने के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसका मुकाबला इतना आसानी से कर पाऊंगा। वो इसी के बारे में भी खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि तभी ही वो वेपन दोबारा उसको लगने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है कि वो जंप लगा देता है, और उसके अटैक से फिर बच गया था। और ये सारी सिचुएशन देखने के साथ मुझे कहने लग जाता है कि अगर यहाँ पर और भी इतने ही डेंजरस ज़ॉम्बीज़ आ गए तो मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में होगी। और उसका सामने वाला बंदा अब ज़ॉम्बी फाइट बन चुका था, जो कि आम ज़ॉम्बी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो ये कहता है कि जब तक लोगों ने अपनी पावर को अवेकन नहीं किया तो हमें ज़ॉम्बी फाइट एनिमल से काफ़ी डर लगता था,
क्योंकि इनकी स्पीड, सेंस ऑफ स्मेल और हेयरिंग तमाम की तमाम चीज़ें पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थीं। कि तभी इतने पास उसके पास एक एनिमल था, वो भी अटैक करने के लिए तेज़ी से जो दुआन की तरफ आगे बढ़ता है। दुआन को इसमें छोटी सी चोट लग जाती है, जिसमें से उसका एक ब्लड का ड्रॉप उस फ्लोर से जाकर 0 फ्लोर पर गिर जाता है। और 0 फ्लोर पर जैसे ही उसके ब्लड का ड्रॉप गिरा था तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे। तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि ऊपर कोई इंसान मौजूद है और वो फिर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस वो एनिमल के अटैक से भी बाल बाल ही बचा था और वो ये कहता है कि मैं तो इससे बाल बाल बच गया, वरना मेरी जान जा सकती थी। और वो ये कहता है कि पहले तो मैं जिम वाले मास्टर से फाइट कर रहा था, अब देखो यहाँ पर एक बीस्ट भी आ गया, इन दोनों के साथ फाइट करना तो मेरे लिए और भी मुश्किल होता जाएगा। और इन दोनों के साथ डील करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि अब वो दोनों ही बारी बारी दुआन पर अटैक किए जा रहे थे और दुआन अपनी स्किल दिखाते हुए उनके अटैक से बच रहा था, लेकिन इसमें उसे काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। वो ये बात तो समझ गया था कि इन दोनों के साथ डील करना उसके लिए भी इतना आसान काम नहीं है, तो वो ये डिसाइड करता है कि इन्हें शीन से काफ़ी दूर लेकर जाएगा ताकि वहाँ पर जाकर फिर देख सके कि इनके साथ क्या करना है। वो बिल्डिंग से नीचे वाले फ्लोर में जाना चाहता था। जैसे ही वो सीढ़ियों पर देखता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, तो ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर अभी भी वही जिम वाला बंदा अपना वेपन लिए उसी का इंतज़ार कर रहा था और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ था। और वो यही डिसाइड करता है कि मुझे सीढ़ियों की मदद से ही नीचे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ आए हैं उनके साथ डील करना आसान है, ना कि उस जिम वाले बंदे से। वो आगे बढ़कर एक तो ज़ॉम्बीज़ को मार ही चुका था कि तभी वो जिम वाला बंदा भी पीछे से आ जाता है और अपने वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो तो बाल बाल बच गया था, लेकिन वो वेपन 3-4 ज़ॉम्बीज़ की खोपड़ियाँ फोड़कर आगे बढ़ने लग जाता है। और ये सब कुछ देखते हुए वो भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि उसने एक ज़ॉम्बी को मारा था और उसके बदले में उसे एवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिला था। और वो ये भी कह रहा था कि इनकी एवोल्यूशन स्पीड पहले वाले एपोकलिप्स से काफ़ी तेज़ हो चुकी है, आखिर इनके साथ क्या हुआ है। वो जिस रूम में खड़ा हुआ है ये सब कुछ सोच रहा था, उसी रूम में फिर वही एनिमल और ज़ॉम्बी फाइट जिम वाला मास्टर आ जाता है। ये फिर उस रूम में एक जगह पर बैठ कर छुप गया था ताकि वो उसे न देख सके और इनसे जान को छुड़वा सके। लेकिन फिर भी उसके ब्लड की स्मेल को सूंघते हुए वो ज़ॉम्बी वहीं पर आ जाता है और उसके करीब आते साथ ही ये कहने लग गया था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर क्या, फिर वो उसे एक जोरदार पांच दे मारता है। इस पांच को संभाल पाना उसके लिए आसान नहीं था, तो वो पीछे जाकर गिरता है और वहीं पर और भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे। अब ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था और पीछे दीवार में लगने की वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ज़ॉम्बीज़ के पास अच्छा मौका था कि वो आगे बढ़कर दुआन को मार सकें। और दुआन फिर मन में ये कहने लग जाता कि लगता है कि मेरा काम तमाम हो चुका है, मैं ये इस दुनिया में आया, इसके बावजूद भी मैं एक ट्रैश ही हूँ, मैं किसी को भी नहीं बचा सकता, मैं अपनी मिस्टेक से नहीं सीख सका। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जो बंदा पहले से ही फारिग होता है वो हमेशा फारिग ही रहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी में एबिलिटी नहीं थी कि मैं उनके साथ फाइट कर सकता। कि तभी फिर उसके आंखों के सामने शिनजुई आ जाती है और वो ये कहने लग गया था कि यहाँ पर कुछ भी ओवर नहीं हुआ, अगर शिनजुई की हिफाजत करनी है तो मैं गिव अप नहीं कर सकता। और ऊपर से मेरे पास इस बार एवोल्यूशन ट्री भी है, तो वो फुर्ती दिखाते हुए जो भी ज़ॉम्बीज़ उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्हें मारने लग जाता है और इसके बदले में उसे एवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिल गए थे। उसने वहीं पर खड़े खड़े 3 ज़ॉम्बीज़ को मार दिया था और इसकी वजह से उसे 3 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे और उसने तो अपनी स्पीड को भी अपग्रेड कर लिया था। जैसे ही वो रूम से बाहर आता तो देखता है कि सीढ़ियों पर कुछ और ज़ॉम्बीज़ ऊपर की तरफ जा रहे थे, उनकी तादाद 4 थी। फिर उनकी नज़र इसी दुकान पर पड़ जाती है और उनका सारा फोकस दुकान पर हो गया था। उन 4 ज़ॉम्बीज़ को देखने के साथ ही दुआन जी कहने लग जाता है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसके हाथ में एक नाइफ था और फिर अपनी स्पीड दिखाते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन चारों का काम वहीं पर ख़त्म कर देता है और इसके बदले में उसे फिर 4 पॉइंट्स मिल गए थे। अब उसके पास 6 पॉइंट्स है, वो इन 6 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है ताकि फिर अपनी स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर सकें। और मन में ये भी कहने लग जाता है कि शिनजुई तुम मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर दरवाजे पर नॉक होते हैं। शिनजुई अंदर बैठी हुई थी, तो दरवाजे के करीब जाती है और ये कहती है कि भाई क्या ये तुम हो। लेकिन बाहर से उसे कोई जवाब नहीं देता, तो उसकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। वो एक बार फिर से पूछती है कि भाई क्या तुम हो, मेरी बात का जवाब तो दो। लेकिन बाहर तो उसके भाई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए थे, जिन्हें पता चल चुका था कि इस रूम में एक इंसान मौजूद है, तो वो उसे ही मारने के लिए आए हुए थे। कि जैसे ही अब शिनजुई दरवाज़ा ओपन करने वाली थी कि पीछे से दुआन भी आ जाता है और वो अपनी फुर्ती दिखाते हुए उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर मार देते हैं।
शिनजुई ने भी उस ज़ॉम्बीज़ को देख लिया तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है। तो बाद से फिर उसका भाई ये कहने लग जाता है कि शिन दरवाज़ा खोलो, ये मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। जब शिनजुई उससे कहते हैं कि तुमने पहले मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, तो इस पर दोआन बताता है कि मेरी अपनी कोई रीज़न थी जिसकी वजह से तुम्हें जवाब ना दे सका। फिर शिन उससे पूछे क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो इस पर आगे से दोआन यही बताता है कि लगता तो ऐसा ही है कि मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। तो दोनों वहाँ पर खड़े हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी सीढ़ियों पर जिम वाला अंकल भी आ जाता है और उसे देखते साथ ही दुआन पेशीन को ये कहता है कि तुम जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लो और दरवाज़ा तब तक मत खोलना जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, क्योंकि उसे अब उस जिम वाले बंदे के साथ भी तो निपटना था। और फिर वो जैसे दरवाज़ा बंद हुआ था तो ज़ोंबी को ये कहता है कि तुम अब एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, तुम पहले ही काफ़ी आगे आ चुके हो, क्योंकि आगे आगे एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर उस ज़ॉम्बी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, मेंबर कार्ड, मेंबर कार्ड, मेंबर कार्ड। उसने एक कदम ही और आगे बढ़ाया था कि तभी से ही दुआन आगे बढ़कर उसके पाँव के ऊपर अटैक कर देता। उससे यही कहने लग जाता कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम एक कदम और आगे मत बढ़ाना। उसने ये अटैक किया तो उसे ऐसा लगा था कि इसकी स्पीड पहले से काफ़ी कम हो गई होगी, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि वो वहाँ पर फिर भी नॉर्मली चल फिर रहा था, ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके पास अब लेवल 3 की पावर आ चुकी थी और वो यही कहता है कि मेरे पास वैसे भी एक अच्छा मौका है कि मैं अपनी लेवल 3 की पावर का यूज़ कर सकूं, देखूं कि ये कितनी पावर है। वो आगे बढ़ता है और उसने इस बार ज़ॉम्बी पर अटैक किया था तो वो ज़ॉम्बी इसके अटैक को नहीं रोक पाता और पीछे जाकर दीवार में लगता है और उसका काम वहीं पर ख़त्म हो गया था और इसकी वजह से उसे फिर एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और ऐसा सब कुछ करने की वजह से वो ये कहने लग जाता है कि फाइनली मैंने ये काम कर दिया, मैंने अपनी बहन को ज़ॉम्बी से बचा लिया, अब मैं ट्रैश नहीं रहा जैसा मैं पहले हुआ करता था। और वैसे भी मुझे अभी तो बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि वो वक्त भी करीब आने वाला है जब फ्रेंजी ऑफ एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा और ज़ॉम्बीज़ फिर अपग्रेड करना शुरू हो जाएंगे। मुझे उनसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। और अगर अभी की बात की जाए तो इस एवोल्यूशन ट्री का नॉलेज मेरे पास बहुत ही कम है, लेकिन इस सब की वजह से एक बात होता है और वो ये कि मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। जब तक ये एवोल्यूशन मुझे पॉइंट्स दे रहा है तो ठीक है, मुझे भी इस स्ट्रेंथ को बारो कर लेना चाहिए। वैसे भी इस एवोल्यूशन की वजह से और जो मेरे पास नॉलेज आ गया वो भी पिछले वाले एपोक्लिप्स की वजह से, उसका यूज़ करके मैं पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस सब की वजह से अब इंसानों के पास एक चांस है कि वो ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि पास की बात की जाए तो इंसानों को तो एक साइड पर लगा दिया गया था और अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि सारी सिचुएशन को चेंज कर दूँ। दोपहर का वक्त हुआ चाहता था और वो ये कहता है कि अब मुझे जल्दी से जाकर अपनी बहन के पास जाना होगा, क्योंकि वो मेरे लिए परेशान हो रही होगी और मैंने तो उसे कहा था कि मैं दोपहर को तुम्हारे पास आ जाऊँगा। वो अब नीचे आया हुआ था। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते साथ ही दरवाजे के पास उसे एक और ज़ॉम्बी नजर आता है, तो वो अपने नाक का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर मार देता है और उसके बदले में उसे फिर एक पॉइंट मिल गया था। अब घर जाते साथ ही वो बात लेने लग जाता है और फिर अपने सिस्टम को ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि एवोल्यूशन ट्री को ओपन कर दिया जाए। उसके सामने सिस्टम ओपन हो चुका था और वहाँ पर उसके एवोल्यूशन पॉइंट्स 8 शो हो रहे थे और वो यही कहने लग जाता है कि बाहर खतरा और भी ज़्यादा होने वाला है, ज़ॉम्बीज़ और भी ज़्यादा होंगे, तो बाहर जाने से पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लूँ। तो वो अपने जितने भी पॉइंट्स है उसमें से 5 पॉइंट्स को अपने लेवल को इंक्रीज़ करने में लगा देता है और 2 पॉइंट्स को अपनी डिटेक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने में लगा देता है। नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर आया था तो वो शिनजुई को ये कहता है कि तुम अभी तक जाग रही हो। तो इस पर वो ये बता रही थी कि मैंने अभी भी न्यूज़ देखी जहाँ पर ये बता रहा है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जल्द इन पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। और वो उससे भी ये कहने लग जाती है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और वो जो न्यूज़ पर बता रहे हैं क्या ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं। तो आगे से दुआन उसे ये बताने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनको कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं होगा। तुम्हें तो पता ही है कि ये जल्दी से यहाँ पर आकर उनकी तादाद कितनी बढ़ती जा रही है। वैसे भी हमें चीज़ों को फिगर आउट करना ही होगा कि यहाँ पर चल के आ रहे हैं। और वैसे भी चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैंने तुमसे वादा किया ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसकी बहन उसे कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तो दुआन उसे कहता है कि क्या तुमने क्या कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तो इस पर शिनजो यही बताती है कि हाँ तुमने सही सुना, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की सबसे ज़्यादा फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। जब तुम बाहर चले गए थे मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। अगर मैं फ्रीली मूव कर पाती तो मैं कोशिश करती कि मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर बंद कर देती जो जगह हमारे लिए सेफ होती, और अगर मैं ठीक होती तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर ही चलती। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती, एक ही रूम में सारा दिन मैं बोर हो जाती हूँ। तो अपनी बहन की ये सारी बातें सुनने के साथ मानो से ये कहने लग जाता है कि बहन तुम फिक्र मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि तब तुम दोबारा चल पाओगे।
तो उसकी बहन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा दिन आने वाला, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज नहीं आया। जबकि दुआन मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारे में पावर अवेकन हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि तुम भी चलना फिरना शुरू कर दो। और वो ये भी कहने लग जाता है कि जब पिछली बार ज़ॉम्बी ने एवोल्यूशन शुरू की थी उस वक्त मीटेओर शावर आया था, कि तभी उसकी बहन आसमान की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि भाई वो देखो आसमान में कुछ तो चमक रहा है, और वो कोई और चीज़ नहीं बल्कि मीटेओर शावर था। इसी मीटेओर शावर जो कि आसमान से नीचे गिरा था उन्होंने खास किस्म की एनर्जी को रेडिएट किया था, और वो जाकर ज़ॉम्बीज के साथ अटैच हो गई थी, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज ने एवोल्यूट करना शुरू कर दिया था। और इसे देखने के साथ वो भी ये कहने लग जाता है कि अगर मैं ही इस एनर्जी को हासिल कर लूँ और बाकी इंसानों को प्रोवाइड करवाऊँ तो इससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ह्यूमैनिटी की सिचुएशन पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये तो रेयर है, लेकिन जब भी मैंने देखा है कि जैसे ही कोई मीटेओर की एनर्जी को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है तो उसकी वजह से सीधा ही उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। वो मीटेओर शहर के ऊपर गिर रहे थे, जिस जगह पर गिर रहे थे वहां पर तबाही फैला रहे थे, और ये देखते साथ ही वो दोनों भी ये कहने लग जाते हैं कि ये तो पावर काफ़ी टेरिफाइंग है। फिर उन ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक मीटेओर बिल्कुल उनके सर के ऊपर था और शायद उनके करीब जाकर ही गिरता है, और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। तो ये देखने के साथ ही वो गूगल्स की मदद से देखने लग जाता है कि ये यहाँ कहाँ पर गिरा। तो उसकी बहन भी यही कहने लग जाती है कि ये काफ़ी डेंजरस था, जिसकी मदद से हो सकता है कि हमें कोई नुकसान हो जाता। जबकि दुआन मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर ही गिरा है, और मैं सुबह जाकर इसे लेकर आऊँगा ताकि अपनी बहन को इसकी मदद से पावर दिलवा सकूँ, और जो मेरे में स्पीड है 1 घंटा मुझे लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। और इतना ही नहीं बल्कि उसके हाथ में जो ड्रिंक था वो भी फ्रीज हो चुका था, अभी अभी तो वो लेकर आया था, इतनी जल्दी फ्रीज कैसे हो गया। जबकि उसकी बहन इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान थी कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और उन दोनों के लिए अच्छा यही रहेगा कि वो दोनों अपने घर में रहें। लेकिन अभी भी दुआन के मन में वही चीज़ चल रही थी कि ये ड्रिंक इतना फ्रीज कैसे हो गया। ये तभी हो सकता है कि जब यहाँ पर मेरी बहन एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही होगी जो कि मीटेओर रिलीज कर रहा है। और ये सोचते साथ ही वो काफ़ी खुश हो जाता है और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरी बहन चेंज हुई, तुम जल्दी ठीक होने वाली हो, अपने पाँव पर खड़ी होने वाली हो। अगले दिन जैसे ही वो अपार्टमेंट को छोड़कर नीचे जा रहा था ताकि उस मीटेओर राइड को हासिल कर सके और अपनी बहन को एनर्जी प्रोवाइड करवा सके, तो उसकी बहन चलाते हुए कहती है कि नीचे बहुत खतरा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसके बाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम काम डाउन हो जाओ, मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और थोड़ी ही देर में बस तुम भी फिर चलना फिरना सीख जाओगे। तो आगे तो उसकी बहन ये कहने लग जाती है कि तुम मुझसे ऐसी बातें मत कहो जिसके बारे में मैंने कभी बयानबाजी नहीं किया, मेरे लिए तुम सही सलामत रहो ये काफ़ी है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हूँ, वो भी इसलिए कि तुम्हारी इसमें मौत आ जाए, मैं ऐसा नहीं चाहती, तुम यहीं पर रुक जाओ ना। जबकि दुआन उसे फिर एक रेडियो देते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं समझता हूँ कि तुम इस सिचुएशन को नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है, अगर यहाँ पर कोई भी खतरा हो तो तुम इसकी मदद से मुझे आगाह कर देना, मैं जल्दी तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुँच जाऊँगा। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कोशिश करना कि घर में किसी को भी मत आने देना। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि शुंजी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता कि मेरे पास साथ पिछली बार क्या हुआ था, और अगर तुम्हारे पास पावर आ जाएगी, तुम अपने पाँव पर खड़ी हो जाओगी, तो तुम्हें सारी सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। शिंजोई बस थोड़ा सा ही और वेट करना है, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाओगी। वो जैसे थोड़ा सा बाहर गया था तभी बाकी रॉकी पर उसकी बहन बोलते हुए कहने लग जाती है कि ब्रदर क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो इस बार दुआन कहता है कि हाँ शिंजोई क्या ये तुम हो। तो उसकी बहन उसके कहने लग जाती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे जल्दी से बात कर ली, मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी प्रोटेक्शन करना चाहते हो और मैं इसके बारे में कंप्लेंट कर रही थी, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। दुआन भी उसे ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और ये सब कुछ ठीक है शिंजू, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छे से जान सकता हूँ, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, अब मैं काफ़ी चेंज हो चुका हूँ। अब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ चुका था और शिंजू को ये कहता है कि अब मेरे बाहर जाने का वक्त हो चुका है, तुम घर पर ही रहना, मेरा इंतज़ार करना। कि तभी उसकी बहन कहती है कि अपनी पॉकेट्स तो चेक करो। जैसे ही उसने अपनी पॉकेट चेक की थी उसमें से वही क्रॉस हेयर बाहर निकल आया था। तो इस पर उसकी बहन ये कहती है कि तुम्हें अपना वादा अब याद है ना, या फिर तुम इसके बारे में भूल गए। हमारा यही तो वादा है कि हेयर पिन आकर मेरे सर में लगा देना अगर तुम सही सलामत वापस आ गए तो आगे से वो ये कहता है कि मेरी बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, इससे पहले कि अंधेरा उससे पहले मैं तुम्हारे पास हूँगा। और वो शहर में घूम फिर रहा था और ये सारी सिचुएशन को देखने के साथ वो यही कहता है कि शहर का तो नक्शा ही बदल चुका है और ये सब कुछ पिछले 2 दिनों में होया। कोई ये इमेजिन कर सकता था कि 2 दिनों में शहर की ये हालत हो जाएगी।
और वो दिन का भाग था। वो ये कह रहा था कि यहाँ पर दिन में काफ़ी कम ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते हैं और ऊपर से मेटेओर शॉर हुआ था तो उसकी एनर्जी को भी कुछ ज़ॉम्बीज़ इवॉल्व कर रहे होंगे और यहाँ पर मुझे कॉशियस रहना होगा और सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करना होगा और कोशिश करनी होगी कि ज़ॉम्बीफाइड एनिमल्स से भी बच के रहूँ। कि तभी वहाँ पर उसे एक ज़ॉम्बी नज़र आ जाता है और वो फ़ौरन ही अपना नाइफ निकाल कर उस ज़ॉम्बी को वहीं पर मार देता है। और फिर कुछ हम सिपाहियों को देखते हैं जिनसे सारी सिचुएशन के बारे में वॉकी टॉकी से इंफॉर्मेशन ली जा रही थी, जिस पर वो ये बता रहे थे कि यहाँ पर टीम चिया ने तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार दिया और यहाँ की सिचुएशन पहले से काफ़ी अच्छी है। और बाकी के लोग भी ये बताने लग जाते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में भी यहाँ पर इतने भी ज़ॉम्बीज़ नहीं पाए जाते और ऐसा लगता है कि तमाम ज़ॉम्बीज़ मारे जा चुके हैं और कल रात को जो मेटेओर शॉर हुआ था उसके बाद से ही कम ही ज़ॉम्बीज़ नज़र आ रहे हैं। मिशिया भी दूर खड़ी हुई है, सब कुछ गूगल्स की मदद से देख रही थी कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि काफ़ी डरी हुई थी और वो मिशिया को ये कहते हैं कि मिस्टर ली से अभी भी बात हुई और वो यही बता रहे थे कि वेस्ट डोर पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे उन्होंने तमाम के तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। तो मिशिया हाके से यही बताने लग जाती है कि ठीक है, तुम उन्हें बता दो कि वो पेट्रोलिंग जारी रखें क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। जब तक यहाँ पर पूरा भरोसा नहीं होता कि एक भी ज़ॉम्बीज़ बाकी नहीं बचा तो हम इस सिचुएशन को नॉर्मल नहीं ले सकते। तो आगे से वो लड़की ये कहती है कि ठीक है जैसा आप कहें मिशिया और मिस्टर हुआंग ही। तो इस पर मिशिया कहती है कि अब मिस्टर हुआंग को क्या हुआ। तो वो लड़की ये बताते हैं कि वो चाहते हैं कि वो जल्दी से अपनी कंपनी में वापस चले जाएं और मिस्टर हुआंग वहाँ पर काफ़ी गुस्से में खड़े हुए थे और इन लोगों को यही कह रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द मेरी कंपनी में वापस भेज दिया जाए, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शिया उसकी बात सुनने के साथ तेजी से आगे बढ़ती है और उसे ये बताने लग जाती है कि तुम्हें सिचुएशन को सीखना होगा, मैं तुम्हारी बॉडी गार्ड नहीं हूँ बल्कि एक पुलिस वुमेन हूँ और जो तुमसे कहा चाह रहा है तुम्हें उस पर अमल करना होगा, क्या तुम मेरी बात समझ गए। उसकी ये हालत देखने के साथ वो काफ़ी घबराया हुआ था और फिर कोल्ड आइज के साथ उसे यही कहती है कि क्या तुम मेरी बात समझ गए, मेरी बात का जवाब दो। मिस्टर हुआन उसकी ये हालत देखते साथ काफ़ी डरा हुआ था तो वो उसे ये कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात समझ गया। तो वहीं पर पास बैठा हुआ एक और बंदा ये सब कुछ देखते हुए ये कहने लग जाता है कि आप ऐसी नजरों से ना देखो, मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है। तो शिया इस पर मिस्टर वांग के गर्दन को छोड़ देती है, जिसकी वजह से वो फिर सांस तेजी से लेने लग गया था और वापस आते साथ ही शिया फिर वैन वैन को यही कहती है कि तुम मिस्टर ली के साथ कांटेक्ट में आओ क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी है। जबकि पीछे से बैठ रहा वो बंदा अपना अजीब सा फेस बना लेता है और ये कहने लग गया था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें टेम करूँगा। फिर मिस्टर शिया मिस्टर ली से बात करती है। मिस शी उससे यही पूछती है कि मिस्टर ली यहाँ की सिचुएशन कैसी है, जितने ज़ॉम्बीज़ गायब कैसे हो गए। तो आगे से वो ये बताने लग जाता है कि ये ज़रूर मेटेओर शॉर की वजह से होगा, उसके बाद से हमें ज़ॉम्बीज़ नज़र नहीं आ रहे। मिस शिया उससे ये कहती है कि वेल जो कुछ भी हुआ है वहाँ पर जाना काफ़ी रिस्की होगा, मैं चाहती हूँ कि फ़िलहाल तुम वापस आ जाओ, ये हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस पर मिस्टर ली ये कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहें। जबकि उधर तुआन अभी भी मार्केट में घूम फिर रहा था तो वहां पर देखता है कि कुछ और ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये देखते साथ ही वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी था इसका मतलब है कि मेटेओर शॉर कहीं और होगा और चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ कि इन ज़ॉम्बीज़ से बच जाऊँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ को अवॉइड कर पाऊंगा। अच्छा तो यही है कि इन पर अटैक करके इन्हें मैं मार दूँ और जहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ उसे नजर आते हैं तो वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने लग जाता है। अब उसके पास 4 नाइफ्स थे और उन्हीं 4 नाइफ्स का इस्तेमाल करके वो चारों ज़ॉम्बीज़ को वहीं पर ख़त्म कर देता है। जैसे ही उसने 4 ज़ॉम्बीज़ को मारा था तो उसके सिस्टम में ये शो हो रहा था कि उसने 4 एवोल्यूशन पॉइंट्स रिटेन कर लिए हैं। वो अब चलते चलते मेटेओर शॉर वाली जगह पर पहुंच गया था और वहां पर पहुंचते साथ ही बताने लग जाता है कि वो बिल्कुल मेटेओराइट मेरे सामने पड़ा हुआ है और उसमें से एनर्जी रेडिएशन भी बाहर निकल रही है। मेरी स्पीड भी काफ़ी तेज़ है, मैं 2 सेकंड में वहां तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे एहतियात करनी होगी। मुझे यहाँ की सिचुएशन को अच्छे से समझना होगा। जब भी मैं यहाँ की सिचुएशन को अच्छे से समझ पाऊंगा तभी जाकर मैं इस पर देखूंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद हैं और मेटेओराइट को हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि खुद को किसी नुकसान में फंसा दूँ। वो फिर अपनी गोगल्स बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से उस मेटेओराइट को देखने लग गया था कि तभी फिर वो मेटेओराइट को देख पाता है और ये कहने लग गया था कि पिछली लाइफ में मैंने इन चीज़ों को कभी नहीं देखा था जो कि अब मैं देख पा रहा हूँ। फिर मेटेओराइट के पास उसे एक ज़ॉम्बी भी नजर आने लग जाता है और वो ये कहने लग गया था कि वो देखो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी है, वो वहाँ पर क्या कर रही है। तो ये बात उसके लिए सबसे अजीब थी, वो ये थी कि उसे तो उस मेटेओराइट के पास जाना चाहिए था लेकिन वो तो मेटेओराइट के पास जाने के बजाय उससे दूर जा रही थी और इस बात को लेकर वो थोड़ा सा परेशान था। क्या ये कोई एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है? अगर नॉर्मल ज़ॉम्बी है तो फिर ये ऐसा क्यों कर रही है? वो अब अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और ये कहने लग गया था कि अगर यहाँ पर मैं खड़ा रहा तो इससे टाइम वेस्ट होगा क्योंकि वो आगे बढ़ेगी और उस शार्ड को ऑब्जर्व कर लेगी और खुद को इवॉल्व कर लेगी। वैसे भी यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं
वैसे भी जब यहाँ पर रात होगी तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और मेरे लिए यहाँ से निकल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। मुझे जो भी करना है मुझे अभी ही करना होगा। और वो बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। वो फिर अपनी स्पीड दिखाते हुए तेजी से उस शॉप की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो रास्ते में उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ और इंसान नजर आते हैं, जिसे देखकर वो ये कहने लग गया था कि ये सब कुछ तभी हुआ जब यहाँ पर मीटेओर शावर हुआ था। इनकी हालत तभी से ऐसी हो गई। तो मुझे भी जल्दी से यहाँ पर एक्ट करना होगा। अब जहाँ पर मीटेओर शावर गिरा था वो उस जगह पर जल्दी से पहुंच जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी जाकर उसे हासिल कर सके और उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके। अब जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा था तो उसकी नज़र उसी ज़ॉम्बी पर पड़ जाती है। तो वो आगे बढ़ता है। अब उसके हाथ में भाला था, ताकि उसी भाले की मदद से उस पर अटैक करके उसे मार सके। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी वहां पर खड़ी हुई थी, अपनी स्किल दिखाते हुए, अपनी पावर दिखाते हुए उसके भाले को वहीं पर तोड़ देती है। और ये देखते साथ ही दुआन थोड़ा सा हैरान हो गया था, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। वो भी इतना परेशान खड़ा ही था कि वही ज़ॉम्बी पर उसकी तरफ देखने लग जाती है और उसे ये कहने लग गई थी, मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम कहती हूँ। और उसे देखकर ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो वहाँ पर रुक कर उसी का ही इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।